It's not going to end at WrestleMania. WrestleMania will be my last WrestleMania. We're going straight through from January to December. We're going to try to do a long list of days. I am in no position to hand-pick opponents. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलफरा चैनल पे। अब इस साल मनी इन द बैंक पीएलई के अंदर जॉन सीना ने इस बात को अनाउंस करा कि कैसे अगला साल उनका फाइनल होने वाला है और अगले साल वो एक फेयरवेल टूर करेंगे जहां पर वो जितने भी शोज के अंदर compete करेंगे जैसे कि रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया, वो सब के सब उनके लास्ट होने वाले हैं। और इसके बाद से जितने भी WWE फैंस हैं उन सबके मन में एक लिस्ट ऑफ ओपोनेंट्स आ रहे हैं कि जॉन सीना इनके साथ compete कर सकते हैं अपने फाइनल टाइम के अंदर और इनके साथ तो उन्हें compete करना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ओपोनेंट्स के बारे में जिनको जॉन सीना को अपने रिटायरमेंट से पहले उनके साथ जॉन सीना को एक बार तो मैच जरूर देना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। नंबर 10 पर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। अब शुरुआत से ब्रॉन ब्रेकर को एक नेक्स्ट बिग थिंग की तरह दिखाया जा रहा है। उनके पास परफेक्ट इन रिंग स्किल्स भी है, साथ ही साथ उनके पास एक कैरिज्मा भी है और क्योंकि वो WWE के अंदर अभी एक राइजिंग स्टार है तो जॉन सीना के साथ जो एक मैच होगा उसके अंदर हमें पासिंग द टॉर्च मोमेंट देखने को मिल सकता है और क्या पता जॉन सीना इनके साथ एक फ्यूड भी दे सकते हैं और वहां पर जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी जीत सकते हैं और फाइनली अपने करियर के लास्ट में वो एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन के रिटायर हो सकते हैं। अब देखकर एक चीज और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अब ये जो लिस्ट है ना इसके अंदर बहुत सारे ओपोनेंट्स हो सकते हैं तो ये पार्ट 1 होने वाला, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर आएगा। और साथ ही साथ मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा, भाई इसके अंदर कुछ ऐसे ओपोनेंट्स भी होने वाले हैं जिनको आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, पर ये मेरी एक ड्रीम लिस्ट है जो कि शायद हो सकती है। अब मैंने इसमें कोई ऐसे ओपोनेंट्स नहीं डाले कि जॉन सीना का फाइनल टाइम है तो शॉन माइकल के साथ, ब्रेट हार्ट के साथ, ऐसे मैंने कोई भी ओपोनेंट्स नहीं डाले। मैंने उन ओपोनेंट्स के बारे में इनके अंदर बात करी है जिनके साथ जॉन सीना का इस फाइनल टाइम में मैच पॉसिबल है। और इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं अपने गोल्डबर्ग। अब जैसे कि जॉन सीना ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि अगला साल उनका फाइनल होने वाला है, उसी तरह गोल्डबर्ग भी WWE के अंदर एक रिटायरमेंट मैच चाहते हैं, वो एक लास्ट मैच चाहते हैं WWE के अंदर। और ये बात आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करेगी कि जॉन सीना और गोल्डबर्ग के बीच में आज तक एक भी मैच नहीं हुआ और इससे ज्यादा तो हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में आज तक एक कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं हुई। एक प्रॉपर मैच की बात तो छोड़ो, ये एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आए आज, और ना ही तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी बोला आज तक किसी भी प्रोमो के अंदर। तो अब जैसे कि यार जॉन सीना का फाइनल टूर होने वाला और गोल्डबर्ग के भी अभी WWE के अंदर चांसेस लगते हैं कंपीट करने के, तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि गोल्डबर्ग और जॉन सीना के बीच में तो मैच जरूर होना चाहिए। इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं द रिंग जनरल गुंथर। अब गुंथर को तो भाई WWE के अंदर एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है, एक फाइटिंग मॉन्स्टर की तरह जिसको किसी से भी डर नहीं लगता और वो किसी के साथ भी लड़ सकता है, वो किसी के मुंह पर कुछ भी बोल सकता है, उसकी बेइज्जती भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी ओपोनेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। गुंथर को भाई उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और ऐसे ही अपने जॉन सीना है जिनको अपने प्रोमो स्किल्स के लिए और अपने माइक स्किल्स के लिए जाना जाता है और यही सेम स्किल्स गुंथर के पास भी है जो कि अपनी प्रोमो स्किल से अपने ओपोनेंट की इंसल्ट करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक प्रोमो बैटल कितना बढ़िया हो सकता है, क्लासिक हो सकता है। और इसी के साथ साथ गुंथर एक बहुत बढ़िया रेसलर भी है, गुंथर 5 स्टार क्लासिक मैचेस भी दे सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में मैच बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और साथ ही साथ ये मैच गुंथर को एलिवेट करने में और भी मदद करेगा। इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं अपने OTC रोमन रेंज। अब रोमन रेंज का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है उसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहा जाता है और अभी करंट स्टोरी लाइन के अंदर तो वो एक बेबी फेस है और वो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के साथ कंपीट कर रहे हैं। और रोमन रेंज और जॉन सीना के बारे में तो सभी जानते हैं कि WWE की हिस्ट्री के सबसे बड़े फेस रहे हैं और इस बात को कहने में कोई गलती नहीं होगी कि रोमन रेंज के यूनिवर्सल टाइटल रन के दौरान उनका जो जॉन सीना के साथ समर स्लैम में मैच हुआ था उसने रोमन रेंज को एक डोमिनेटिंग चैंपियन की तरह एस्टेब्लिश करा था क्योंकि उन्होंने कंपनी के इतने बड़े फेस को उस मैच के अंदर हराया था। और इन दोनों के बीच में मैच यार बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकता है, पर यार आगे देखते हैं कि WWE रोमन रेंज के लिए क्या प्लान्स लाती, क्योंकि रोमन रेंज तो अभी ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व है और साथ ही साथ वो भी एक बेबी फेस सुपरस्टार भी है। नंबर 6 पर आते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जॉन सीना को WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस कहा जाता है और वो WWE के दी गाय भी हैं और यही सेम चीज कोडी रोड्स के साथ भी है जो कि पॉल लेवेक एरा के अंदर, और वो वही रोल प्ले कर रहे हैं जो कि जॉन सीना करते थे। और इन दोनों के बीच में मैच पासिंग द टॉर्च मोमेंट हो सकता है और जैसा कि हमें WWE के अंदर देखने को मिलता है फेस वर्सेस हील, इसकी जगह WWE इन दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टेड राइवलरी दिखा सकते हैं जहां पर ये दोनों ही फेस हों। अब वैसे तो यार इन दोनों ने एक दूसरे को पहले भी फेस कर रखा है, पर उस टाइम पर कोडी रोड्स का दी अमेरिकन नाइटमेयर वाला कैरेक्टर नहीं था, तो इन दोनों के बीच में मैच बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकता है और क्या पता जॉन सीना कोडी रोड्स को हराकर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए। और इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं दी फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। अब ये दोनों ही रेसलर्स अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा
पॉपुलर हैं। जॉन सीना एक ऐसे रेसलर है जिनको WWE ने एक मेगा स्टार बनाया। दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स जो कि WWE के बाहर एक मेगा स्टार बने थे, और एजे स्टाइल्स ने जब WWE के साथ साल 2016 में साइन करा था तो उन्हें उस टाइम पर जॉन सीना के साथ एक राइवलरी मिली थी, और उस दौरान इस राइवलरी के अंदर इन दोनों ने भाई बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर दिया था। और जॉन सीना ने इस टाइम पर अपने करियर के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस भी दिए थे एजे स्टाइल्स के साथ, और इन दोनों के बीच की जो ट्रायलॉजी है उसको अब तक याद करा जाता है क्योंकि वो थी इतनी आइकॉनिक। और WWE इस मैजिक को रिक्रिएट भी कर सकते हैं अगर वो एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के बीच में एक फाइनल टाइम मैच करवा दे। पर यार पंगा यहाँ पर ये हो जाता है कि एजे स्टाइल्स अभी रिसेंटली इंजर्ड हो गए हैं, तो अभी उनका पता नहीं है कि वो WWE के अंदर वापस कब आएंगे। और इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अब जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर ये दोनों के दोनों ही OVW की क्लास ऑफ 2000 का पार्ट थे, पर ब्रॉक लेसनर को अपने करियर में शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पुश दिया गया था, उन्हें एक मेगा पुश दिया गया था और WWE ने एक नेक्स्ट बिग थिंग की तरह देखती थी। पर ब्रॉक लेसनर ने साल 2004 के अंदर WWE को छोड़ दिया था, और लेसनर के डिपार्चर के बाद WWE को उस टाइम पर नए स्टार्स की जरूरत थी, जिसमें से एक जॉन सीना थे जिनको लेसनर के जाने के बाद WWE ने एक मेगा पुश दिया था, उन्हें कंपनी का फेस बनाया था और WWE का दी गाय बनाया था। अब वैसे तो इन दोनों ने एक दूसरे को कई बार फेस करा है अपने अर्ली करियर के अंदर भी और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद भी, पर इन दोनों के बीच में एक आखिरी बार मैच तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और लास्ट टाइम 3 साल पहले समर स्लैम के अंदर जब समर स्लैम ऑफ एयर चली गई थी, तब ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के ऊपर कई सारी जर्मन सुप्लेक्स भी लगाई थी, और फिर उसके बाद तो ये एक दूसरे के खिलाफ कभी भी रिंग के अंदर नहीं आया। तो एक आखिरी बार इन दोनों के बीच में मैच बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। और इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं द ग्रेट वन, द पीपल्स चैंपियन, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड द फाइनल बॉस द रॉक। अब जॉन सीना और द रॉक की राइवलरी, इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा जाता है WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही WWE के अंदर इतने बड़े मेगा स्टार हैं, और रॉक तो भाई हॉलीवुड के अंदर भी एक मेगा स्टार है। तो इन दोनों की राइवलरी इतनी आइकॉनिक थी। फिर हमें इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया 28 के अंदर पहली बार एक मैच देखने को मिलता है जिसको वंस इन अ लाइफ टाइम करके बिल्ड करा गया था, पर उसके अगले साल इन दोनों के बीच में दोबारा से मेन इवेंट के अंदर मैच होता है, तो ये एक ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम मैच हो गया था। पर हमने इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर देखा था जब रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच चल रहा था, उसके बीच में जॉन सीना और द रॉक एक दूसरे को फेस करते हैं, पर यहाँ पर द रॉक जॉन सीना को एक रॉक बॉटम देते हैं। पर यहाँ पर भाई ये स्टोरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगले साल जॉन सीना की फेयरवेल टूर होने वाली है और द रॉक ने अपना रेसलिंग के अंदर रिटर्न कर लिया है। तो इन दोनों के बीच में एक और थ्राइस इन अ लाइफ टाइम करके मैच बिल्ड करा जा सकता है, एक लास्ट टाइम इन दोनों के बीच में मैच बिल्ड करा जा सकता है। और इस बार तो द रॉक भी हील बन चुके हैं, उनका फाइनल बॉस वाला कैरेक्टर है, तो ये स्टोरी भाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। अब अगर मैं आपसे 1-2 साल पहले सोचूं ना कि CM पंक और जॉन सीना के बीच में एक बार और मैच हो जाए, तो यार ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पर CM पंक AEW के साथ थे। पर किसने सोचा था कि CM पंक अब अपना WWE के अंदर रिटर्न कर लेंगे, और जॉन सीना ने भी भाई अगले साल अपना फेयरवेल टूर अनाउंस कर दिया है। तो इन दोनों के बीच में एक बार और मैच हो सकता है, क्योंकि साल 2011 के टाइम पर जो इन दोनों के बीच में राइवलरी थी, CM पंक और जॉन सीना की जो राइवलरी थी, इसे WWE की हिस्ट्री में आज तक वन ऑफ दी की इस राइवलरी के टाइम पर जॉन सीना ही वो बंदे थे जिन्होंने CM पंक की मदद करी एक टॉप स्टार बनने में, एक मेगा स्टार बनने में। और आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है इन दोनों के बीच में एक आखिरी बार मैच करवाने के लिए। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं दी वाइपर, दी एपेक्स प्रेडिटर, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना ये ऐसी राइवलरी है जो कि कई सारे WWE फैंस के चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करती है। ये ऐसी राइवलरी है जो कि कई सारे फैंस के बचपन का हिस्सा बनी है, और शायद जो WWE को इतने लंबे टाइम से देखता आ रहा है तो उसे इन दोनों के बीच की राइवलरी तो जरूर याद होगी। इन दोनों की राइवलरी है इतनी बढ़िया कि हम सबके बचपन का पार्ट है, क्योंकि एक तरफ एक ईवल वाइपर और दूसरी तरफ एक हीरो, एक सबका चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना, मतलब एक बिल्कुल ही एपिक स्टोरी लाइन। और इन दोनों की राइवलरी यार बिल्कुल नॉस्टैल्जिया है। अब रैंडी ऑर्टन ने तो यार ये चीज डिसाइड करी है कि वो अगले 10 नहीं तो 6 साल तो रेसल करेंगे, कम से कम वो 50 की एज से भी ऊपर रेसल करेंगे। पर जॉन सीना ने तो यार ये चीज अनाउंस कर दिया है कि अगला साल उनका फाइनल होएगा, अगले साल उनकी फेयरवेल टूर होएगी। तो अभी एक रिटायरमेंट मैच तो नहीं हो सकता इन दोनों के लिए, पर इन दोनों की इस एपिक राइवलरी का, इस ग्रेटेस्ट राइवलरी का रिटायरमेंट मैच जरूर हो सकता है। मतलब इतनी पुरानी राइवलरी, इसका एंड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भाई एक ट्विस्ट और आ सकता है कि अगर जॉन सीना अपना हील टर्न कर ले तो इन दोनों की राइवलरी के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर पहली बार हील होंगे और रैंडी ऑर्टन इस बार यहाँ पर बेबी फेस होंगे। पर यार अब आगे देखते हैं कि WWE इन सभी चीजों को प्लान कैसे करती है, वो जॉन सीना के इस फाइनल टूर को कैसे प्लान करेगी। पर यार ये तो मैं जरूर चाहूंगा कि रैंडी ऑर्टन ही वो लास्ट अपोनेंट बने जॉन सीना के करियर के। अब ये तो मुझे पता है कि आप लोगों की लिस्ट भी अलग होगी और आप लोग कोई और अपोनेंट चाहते होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना इस चीज के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया कि ये तो पार्ट 1 है, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर आएगा। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।